हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू योर देसी गुरुजी। मैं प्रशांत, सेकेंड ईयर एमबीबीएस फ्रॉम आईजेएमएस। आज आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये चैप्टर आपका बेसिस फॉर्म करने वाला है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना। चीज़ें मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। अगर ध्यान से सुनोगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है, ये जानने के लिए हमें दो टर्म्स बड़े अच्छे से समझ में आने चाहिए, जो कि होपफुली आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा। एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। दोनों के बीच का डिफरेंस जिसे भी पता हो उसे ये चीज़ समझ में आने में काफ़ी आसानी होगी। अगर ये फिगर देख पा रहे हो क्लियरली, तो इसमें इस एक इन्वायरमेंट दिखाया गया है जिसमें कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं। आपको यूजिंग योर कॉमन सेंस आपको बस समझना है कि कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। सबसे पहला दिखाया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्लोरोफिल हो वो फूड बनाता है। उस फूड का नाम ग्लूकोज होता है जनरली, C6H12O6। जिन्हें भी नहीं पता हो ये फॉर्मूला उन्हें पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो photosynthesis is a chemical change or a physical change? Just think and guess the answer. It's obviously a chemical change. रीजन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और प्लांट्स उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में। नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तक चेंज हो जा रहा है और इन चेंजेस को रिवर्स करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जबकि अगर देखो तो यहाँ पर एक ग्लास में कंडेंस्ड वाटर, आइस के कुछ क्यूब्स रखे हुए हैं। ये अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे मेल्ट होंगे, तो मेल्टिंग कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आइस के फॉर्म में था तब भी उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन था, जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन था, वो H2O था, वाटर H2O। जब ये पिघल कर लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड वाटर बन जाएगा, तब भी ये H2O ही रहेगा। ये H2O से कुछ और नहीं बनने वाला है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन अभी भी वही का वही है, कुछ नहीं बदला है। तो अगर ये वेपर बन जाए तब भी बात बराबर ही रह जाएगी। तो ये एक फिजिकल चेंज। डाइजेशन, डाइजेशन भी आपका केमिकल चेंज है। इसमें जो भी फूड तुम खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स नए बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। कंबशन, कंबशन अगर किसी को आइडिया हो तो उस बेसिकली जलने को कंबशन बोलते हैं। तो इसमें चीज़ें ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, तो दिस ऑल्सो इज ऑब्वियसली a chemical change. Baking also is a chemical change. Heat is involved, it will help change the molecular structures. तो ये भी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मोस्टली जो फिजिकल मेथड्स है, फिजिकल मेथड्स यानी कि कुछ शारीरिक रूप से कोई काम करे उससे हम लोग उनको रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल चेंजेस को कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस में आपको केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो हो क्या रहा है कि जो केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं को हम लोग थोड़ा टेक्निकल भाषा में, थोड़े साइंटिफिक एक्सप्रेसिबल भाषा में हम लोग उनको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल चेंजेस ही हैं, लेकिन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आसानी से समझ में आने के लिए हम लोग उनको जो एक्सप्रेसिबल टर्म यूज करेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज नॉट रियली मच डिफरेंट फ्रॉम केमिकल चेंजेस। ऑलराइट, तो आगे बढ़ा जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू नो वेदर अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस और नॉट। हम पता कैसे करेंगे कि केमिकल चेंज या रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हमें तुम कोई भी रिएक्शन ले लो, एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं। लेट्स से NaOH plus HCl will give
NaCl प्लस H2O। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन में हो क्या रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये Na सोडियम एलिमेंट है, और ये OH हाइड्रोक्साइड है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एक बेस है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसेज होते हैं, जबकि ये H4 हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, या इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो चीजें बनती है, सॉल्ट एंड वाटर ऑलवेज। तो ये आपका सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसका एक पार्ट मेटालिक हो, मेटल से बना हो, और दूसरा नॉन मेटालिक हो। तो इस केस में सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, सो दैट्स अ सॉल्ट, और वो वाटर है, राइट। सवाल उठता है कि अगर ये केमिकल रिएक्शन हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें दिखेगा तो है नहीं कि सोडियम एटम घूमता फिरता हुआ जा रहा है और क्लोरीन एटम से जाकर रिएक्ट कर रहा है, या हाइड्रोजन एटम निकल रहा है और OH माइनस के साथ जुड़कर वाटर बना रही है, दिखेगा तो है नहीं हमें, तो हम लोग पता कैसे करेंगे। तो इसका जवाब है कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चेंजेस हैं जो कि हम लोग परसीव कर सकते हैं यूजिंग आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। भगवान जी ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, उन्हीं को यूज करके हम लोग बता सकते हैं। अगर उनसे परसीव ना हो पाए तो फिर हम लोग बता ही नहीं पाएंगे, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होगा क्या कि कुछ चीजें ऐसी हो जो कि हमें दिखे, कुछ ऐसा चेंज हो, या हो सकता है हम लोग टच करके कुछ बता पाए कि हाँ कुछ तो बदला है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इन्हीं को हम लोग 5-6 फैक्टर्स के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है चेंज इन स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। कई बार क्या होता है कि जब रिएक्शंस होते हैं ना, तो जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स तो समझ रहे हो ना, जैसे इस रिएक्शन में जो भी हम लोगों ने देखा उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस था और जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देवर रिएक्टेंट्स। मतलब जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने जा रहे हैं वो रिएक्टेंट्स है, और जो रिएक्शन के बाद बन रहा है वो प्रोडक्ट्स है। एनीवे हम लोग इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। तो हो क्या रहा है, होता क्या है कि कभी कभी ऐसे रिएक्शंस होते हैं ना जिसमें रिएक्टेंट्स का जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड या गैस में से कोई भी हो, जो भी हो, वो कुछ अलग होता है, और जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनका स्टेट कुछ अलग होता है। तो ये चीज हम लोग बड़े आराम से देख कर ही बता सकते हैं कि लिया था कुछ सॉलिड या गैसियस सा सब्सटेंस, बना कुछ लिक्विड या किसी भी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्म में बना। तो हमें हमें देख कर पता चल जाएगा ना, तो हमें दिखेगा कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, तो पक्का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब NH3, इसका नाम पता है, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, अमोनिया गैस सभी ने सुना होगा, प्लस Cl2, दिस इज क्लोरीन गैस। ध्यान रहे ये क्लोरीन एटम नहीं है, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। अगर क्लोरीन एटम होता तो सिर्फ Cl लिखते, Cl2 नहीं लिखते। जैसे ही ये Cl2 बना, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, सॉरी। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, दोनों तो गैसेज हैं, तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये दोनों गैसेस, ये ब्रैकेट में जो बगल में G लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये गैसेज है। गैसेज को ही दिखाने का एक तरीका और है कि हम लोग G लिखने के बजाय ब्रैकेट में एक अपवर्ड एरो दिखा दें। हालांकि ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, सिग्निफाइंग कि जो गैसेज होते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं, तो इसीलिए अपवर्ड है, राइट। तो दोनों में से कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी, जो भी आपको बेटर लगे। अमोनिया और क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करेगा तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस, और क्लोराइड आयन होता है Cl माइनस। तो NH4 और Cl माइनस जब जुड़ता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। आई होप बातें क्लियरली समझ में आ रही हो।
सो दिस इज अमोनियम क्लोराइड। और ये जो फॉर्म होता है ना, ये सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, देख रहे हो जादू? अमोनिया था, लिया था गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन था वो भी लिया था गैसियस फॉर्म में, बना क्या? सॉलिड क्रिस्टल्स। तो फिजिकल स्टेट का चेंज हुआ ना, रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में थे, प्रोडक्ट आया सॉलिड फॉर्म में। तो जब ये रिएक्शन हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते हुए इधर उधर जाते हुए तो दिखने नहीं वाले हैं। हमें क्या दिखेगा कि हाँ कुछ तो लिया था जो गैसियस था, वेपर्स के फॉर्म में था, अब कुछ और मिल बन गया है जो कि सॉलिड है। तो समथिंग चेंज हैज डेफिनेटली टेकन प्लेस, राइट, सिग्निफाइंग दैट द चेंज इन स्टेट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर फॉर हैपनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। दूसरा फैक्टर है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर्स से कैसे पता करेंगे? ये भी विजुअल इंडिकेटेड ही हुआ ना। जब भी अगर कोई कलर चेंज हो, पहले कुछ सब्सटेंस था, बाद में कुछ और भी सब्सटेंस बन जाए, तो हम लोग देख कर बता पाएंगे ना कि अगर कलर चेंज हुआ है तो कुछ तो नया सब्सटेंस बना है। अगर उसके हेल्प से हम लोग उस कंपाउंड को या उस सब्सटेंस को पहचान पाए तो और अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक फैक्टर की तरह काम कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अभी चेंज इन स्टेट देखा था तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो, ये एकदम जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों हो जाए, या हो सकता है कि कोई एक ही हो, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि चेंज इन कलर हुआ है तो पक्का पक्की रिएक्शन हुआ ही है, ऐसा भी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। सेम अगर मैं लोहे को, जो कि शायद ब्राउन या सिल्वरी कलर का दिखेगा अगर प्योर है, तो उसको ही अगर मैं गर्म कर दूं तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और गर्म कर दो तो कलर और चेंज ही करता जाएगा। डज इट मीन कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? एकदम नहीं। आयरन अभी भी आयरन है, पहले भी आयरन था, राइट। ये फिजिकल चेंज है, हम लोग बस उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका बस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पर ये केमिकल चेंज नहीं है। तो इसका होना इस बात का एकदम पक्का सबूत नहीं है कि रिएक्शन हुआ ही हुआ है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि हाँ रिएक्शन हो रहा है, कुछ तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। चेंज इन कलर आपको कब देखने को मिल सकता है? एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल, राइट। ब्लू विट्रियोल ऑब्वियसली ब्लू कलर का होगा, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। Cu इज कॉपर एंड दिस इज सल्फेट पार्ट, राइट। तो कॉपर सल्फेट, ये इसका जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, राइट। इसका सोल्यूशन हम लोग ये लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं ले रहे। जब हम इसका रिएक्शन आयरन मेटल के साथ करवाएंगे, उसके मेटालिक फॉर्म के साथ करवाएंगे, तो क्या होता है कि अगर मेटल्स नॉन मेटल्स का थोड़ा सा भी अंदाजा हो, कुछ भी याद हो, तो यू विल बी एबल टू गेस कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कभी एक रिएक्टिविटी सीरीज नाम का कुछ पढ़ा था जिसमें आयरन ऊपर आता था, कॉपर नीचे आता था। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताता है कि जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन इज सिंस मोर पावरफुल देन कॉपर एज अ मेटल, तो आयरन क्या करेगा, ये कॉपर एटम को हटाकर इस सॉल्ट से, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट ही है ना, तो आयरन एटम उस कॉपर एटम को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पर जाकर खुद बैठ जाएगा और इससे बनेगा FeSO4, आयरन सल्फेट। और इसे हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। राइट, शुरुआत किससे हुई थी? कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल से। अंत किस पे हुआ? फेरस सल्फेट पे, दैट इज ग्रीन विट्रियोल। इसे हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। एक फेरस भी होता है और एक फेरिक भी होता है, आयरन के ही दो फॉर्म्स हैं। फेरस बोलते हैं Fe2+ को और फेरिक बोलते हैं Fe3+ को। तो ये Fe2+ से बना हुआ वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज फेरस सल्फेट है, ना कि फेरिक सल्फेट है। तो और साथ में जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ वो भी मिल जाएगा अलग से, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में हमें वापस मिल जाएगा। तो हुआ क्या, जो सोल्यूशन था वो शुरू में लिया था ब्लू कलर का। अब हमें तो नहीं पता है कि अंदर में कॉपर है या आयरन है या कुछ जो भी है, लेकिन जब हम लोग जब शुरुआत हुई थी तो था ब्लू कलर का
जब खत्म हुआ रिएक्शन तो हमें मिला ग्रीन कलर का। ये रिएक्शन प्रैक्टिकली थोड़ा स्लो होता है, हम लोग चाहें तो इसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हीट वीट करके, एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करके, बट नॉर्मली स्लो होता है। मतलब तुम्हें एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखने में हो सकता है आधे घंटे या 40 मिनट का समय लग जाए, बट चेंज विल हैपन डेफिनेटली। तो एक चेंज, जो चेंज इन कलर हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग टू द हैपनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दो फैक्टर्स हुए, और भी फैक्टर्स हैं। अगला फैक्टर है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन। ये अगर देखा जाए तो हो सकता है चेंज इन स्टेट ही वाले जैसा है कि आपने कुछ रिएक्टेंट्स लिए, उसके बाद प्रोडक्ट्स में गैसेज बने, वो गैसेज इवॉल्व होंगे, राइट, रिलीज होंगे। अब गैस हमें दिखेगा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसका मॉलिक्यूल निकल रहा है, ऐसा तो दिखने वाला तो है नहीं। हम लोग पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग गैसेस को पहचानने का अलग अलग तरीका होता है, राइट। हमें उसका मॉलिक्यूल नहीं दिखने वाला है कि एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन का एटम है, राइट। तो उसके कुछ टेस्ट होंगे जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो है कौन सा, राइट। तो इसके एग्जांपल्स में तुम किसी भी मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट करवाते हो, जो कि नॉर्मली अगर रिएक्ट करता हो, तो कोशिश करना कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लो ताकि रिएक्शन आराम से हो जाए। मैं थियोरिटिकली बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सारी चीज़ें सेफ्टी को ध्यान में रखकर करेंगे। तो थियोरिटिकली मान लिया कि सोडियम को, जो कि एक मेटल है, हम लोग रिएक्ट करवा रहे लेट्स से HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये मेटल है और ये एसिड है। जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं। एक, उस मेटल का सॉल्ट बनता है, मतलब यहां इस केस में बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। अगेन दिस इज H2, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो सिर्फ H लिखेंगे। दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 या हाइड्रोजन गैस। तो ये जो गैस इवॉल्व हुआ, हम लोग पता कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं कि जहां पर वो गैस रिलीज हो रहा है, वहां पर हम लोग अगर कोई मैच स्टिक या जलता हुआ कुछ भी बर्नर वगैरह लेकर जाएंगे, तो हाइड्रोजन इज अ हाईली इन्फ्लामेबल गैस। यू मस्ट नो कि फ्यूचर में हम लोग हाइड्रोजन गैस को कंसिडर कर रहे हैं एज अ फ्यूल, एज अ वेरी क्लीन फ्यूल इनफैक्ट, राइट। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इन्फ्लामेबल है, उसको हम लोग जब जलाएंगे तो वो बड़े आराम से जलेगा। बट मजे की बात है कि जब ये जलता है ना, तो ये एक पॉप साउंड के साथ जलता है। जलते समय ये एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, और ये पॉप साउंड यही इंडिकेट करेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। जलने को तो और भी गैसें जलते हैं, बट पॉप साउंड के साथ जलना इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही और भी टेस्ट होते हैं, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो लाइम वाटर है, जो लाइम सोल्यूशन है, वो मिल्की वाइट अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो उसके कंफर्मेशन के लिए उसके स्मेल को यूज किया जाता है। उसका स्मेल रॉटन एक सड़े हुए अंडे की तरह होता है, राइट। तुम लोग को पता ही होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो ये सब अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि हम लोग अलग अलग गैसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो गैसेज इवॉल्व हो रहे हैं, ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ तो नया बना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? ये गैसेस का काइंड ऑफ ऑपोजिट है। गैसेस क्या थे कि ऊपर मूव कर रहे थे। प्रेसिपिटेट उन चीजों को बोलते हैं जो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं। अगर पानी में ही कुछ लेट्स से बालू को मिक्स कर दिया, थोड़ा मिला दिया, तो वो घुल तो जाएगा नहीं, वो कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इट हैज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट हो गया है या बन गया है। तो कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है, जो नया कंपाउंड बनता है, वो इनसोल्यूबल होता है उस सोल्यूशन में, तो वो सिंपली नीचे सेटल डाउन कर जाता है। सॉलिड रहता है तो नीचे ही बैठेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट का नाम सुना होगा बैरियम, सिंबल इज Ba। तो बैरियम क्लोराइड को, BaCl2 को हम लोग अगर रिएक्शन करवाएं
लेट्स से सोडियम सल्फेट से Na2SO4, तो होता क्या है कि सोडियम बैरियम को रिप्लेस कर देता है और बैरियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4 प्लस, और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो बैरियम सल्फेट है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब इसके वाइट ग्रैन्यूल्स बनते हैं जो कि उस टेस्ट ट्यूब में या जहां भी तुम रिएक्शन करवा रहे हो वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है। तुम्हें एकदम क्लियरली दिखेगा एक वाइट फ्लेकी प्रेसिपिटेट बना हुआ। वो वाइट वाला जो चीज है जो बना है अभी, दैट इज नथिंग बट बैरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है, नींबू पानी में मिक्स करके पीते हो ना, तो सॉल्युबल होगा तभी तो, राइट। तो ये तो घुल जाएगा पानी में, लेकिन बैरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, ये घुल नहीं पाएगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। हमने लिया क्या था, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बन कुछ कुछ तो नया बन गया, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्शन तो हुआ है, राइट। सो ये भी एक फैक्टर है। जिस तरीके से गैसेस को हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते थे, प्रेसिपिटेट, यूज योर कॉमन सेंस, हम लोग इसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हुए। एक फैक्टर और है, चेंज इन टेम्परेचर। या टेम्परेचर कब चेंज होगा तुम खुद सोचो, जब हीट का ट्रांजैक्शन हो, हीट लिया जाए, एब्जॉर्ब हो, या हीट रिलीज होगा, तभी तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट दिया गया है, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और हीट अगर रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो टेम्परेचर घटना चाहिए, कॉमन सेंस। तो कभी कभी ये काम लाइट के भी इमिशन के साथ हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो रिएक्शन के साथ लाइट भी प्रोड्यूस हो, कई बार नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें रिएक्शंस होते हैं, जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जो अंदर में जो बारूद, गन पाउडर जो भी है, वो जब जलता है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और एक्सप्लोजन के साथ वो रिएक्ट करता है, मतलब उससे में लाइट प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में टेम्परेचर में तो चेंज आता है, लेकिन लाइट नहीं निकलता है, बट दैट डज नॉट मीन कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर को चेक कैसे करेंगे हम लोग, अगर ये विजिबली पता चल रहा है कि हाँ बॉयल होने लगा, तो हमें आराम से दिख जाएगा, उसके लिए कुछ उसमें हाथ डाल के चेक करने की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन अगर मान लो कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंज दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटेनर को टच करके पता कर सकते हैं। अगर बहुत सेफ इन्वायरमेंट में करना है तो वी कैन यूज थर्मोमीटर्स, अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर के आधार पे ना रिएक्शंस दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, और दूसरा हो जाता है एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो और थर्म का मतलब होता है हीट। तो जब हीट बाहर निकले, मतलब एनर्जी रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एंडो का मतलब अंदर, मतलब जब हीट दिया जाए, हीट इन्वेस्ट किया जा रहा है रिएक्शन में, तो उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा एंडोथर्मिक होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। इस चैप्टर में आगे हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल इतना चाहिए कि ये दो टाइप के रिएक्शंस होंगे। हम लोग अगर मान लिया कि जिस कंटेनर में रिएक्शन हुआ वो हम लोग उसको टच कर रहे हैं, तो वो पहले के मुकाबले ठंडा फील हो रहा है, मतलब उससे हीट रिलीज हो गया होगा, उसका टेम्परेचर घट गया है, तो वो अ, मतलब वो भी इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या मान लिया कि पहले से गर्म हो गया है, चीजें बॉयल करने लगी, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, बट उसमें हीट ऐड हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट। तो ये जितने भी फैक्टर्स है ना, इंक्लूडिंग द लास्ट वन, ये सारे फैक्टर्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि समथिंग हैज फंडामेंटली चेंज्ड ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है। तो जिसे हम लोग आराम से फिजिकल मेथड्स के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते। सो दीज आर केमिकल रिएक्शंस। ये सब बस पता लगाने का के तरीके हैं कि यूजिंग आवर 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग वो चीज परसीव कर सके। जब रिएक्शन करोगे तो तुम लोग कैसे बताओगे कि रिएक्शन हुआ है, कुछ दिखेगा, सुनाई पड़ेगा, फील करोगे तभी ना। एटम मॉलिक्यूल तो नहीं दिखने वाला है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता हुआ, ठीक है। तो इन्हीं को देखकर हम लोग बताएंगे कि द रिएक्शन हैज टेकन और नॉट, ठीक है। ये एकदम जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फैक्टर्स आपको सेम रिएक्शन में देखने को मिले।
कोई एक भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, राइट। तो अगर अभी तक की सारी बातें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें ऐसे ही सिंपल है, कुछ खास टफ नहीं है। अगर ऐसे ही ध्यान से सुनते रहोगे तो पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आगे के वीडियोस में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको टच करने वाले हैं। सो प्लीज डू नॉट मिस दोज इफ यू आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर, वॉच द होल सीरीज, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज विजिट बैक।